हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में इससे पहले मैं एनपीएस की वीडियो लेके आया था। आज मैं उसी सीरीज में दूसरा सेविंग इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूं, जो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े बेनिफिट्स दे सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पीपीटी के थ्रू उसमें देखते हैं कि क्या है वो स्कीम, कौन एलिजिबल है, कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, किसको करना चाहिए, क्या फीचर्स है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं जिस सेविंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ है क्या? क्योंकि आपने पीएफ सुन रखा होगा। पीएफ है प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयज की सैलरी से डायरेक्ट होके सबमिट होता है और वो आपको बाद में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है। लेकिन ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। आइए देखते हैं क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट के साथ साथ, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट के साथ साथ, आपको अच्छे इंटरेस्ट और रिटर्न के साथ साथ आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इसका तीन बेनिफिट्स मैंने बोले वो इसलिए बोले कि ये ट्रिपल ई के स्कीम में है। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, आपकी जो इनकम है वो भी इसके अंदर एग्जम्प्ट है। आपको जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डिडक्शन भी मिलेगा, इसलिए वो भी एग्जम्प्ट है। और जो बाद में आपको अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम, वो भी एग्जम्प्ट है। ट्रिपल बेनिफिट, एक इन्वेस्टमेंट में ट्रिपल बेनिफिट, तीन तीन बेनिफिट्स हैं। तो द अमाउंट अर्नड एंड द रिटर्न आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। One has to open the PPF account under this scheme. The amount deposit under the year also claimed under 80C deduction. चैप्टर 6, अगर आप इनकम टैक्स में रिटर्न भरते होंगे तो चैप्टर 6 की आपको डिडक्शन, जो 80C जो फेमस 80C के नाम से, वहां पे 1.5 लाख तक की बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेविंग कम टैक्स, सेविंग भी कीजिए, टैक्स भी सेव कीजिए, उस नेचर का इंस्ट्रूमेंट है। 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसका जो पर्पस था वो मोबिलाइज करना था स्मॉल सेविंग को, छोटे छोटे सेविंग्स को, जो एक आपकी इन्वेस्टमेंट बने और रीजनेबल रिटर्न के साथ और टैक्स के बेनिफिट के साथ साथ। कोई भी अगर सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले, टैक्स भी मिले, सेविंग भी मिले, गारंटेड भी मिले, तो ओपन कर सकता है पीपीएफ अकाउंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ओपन करने की? एलिजिबिलिटी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, हु इज रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, वो एलिजिबल है। अगर माइनर है तब भी आप अपने बच्चे के नाम से खोल सकते हैं। ये इसका बेनिफिट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। माइनर है उसके नाम से भी आप खोल सकते हैं या लीगल गार्जियन बन के आप खोल सकते हैं उसका। सब कोई भी पर्सन एलिजिबल है, वो सिर्फ एक अकाउंट खोल सकता है। अगर गलती से उसने 2 अकाउंट भी खोल लिया है तो मैक्सिमम जो अमाउंट सबमिट कर सकता है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, और बाद में उसको दूसरा अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ईच पर्सन इज एलिजिबल फॉर ओनली 1 अकाउंट। अपने नाम पे वो एक ही अकाउंट खोल सकता है, उससे ज्यादा नहीं खोल सकता। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पीपीएफ की एलिजिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी यहाँ पे रियायत दी है कि अगर आप 5 साल यहाँ पे रेसिडेंट हो जाते हो तब आप इसको खोल सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, और नहीं करते तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। द अमाउंट कैन बी, सबसे बड़ा बेनिफिट, वो 3 बेनिफिट्स तो है ही है, ये एडिशनल बेनिफिट है
कि द अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड टू एनी क्लेम इन केस ऑफ डेप्ट और लायबिलिटी। आपकी कोई लायबिलिटी या डेप्ट है तो भी इस अमाउंट को कोई भी अटैच नहीं कर सकता। अगर आप बैंकरप्ट हो गए हो तो भी आपको इस अमाउंट पे क्रेडिटर पैसा नहीं मांग सकता। तो ये पैसा खुद आपका है, आपके लिए है। फीचर्स क्या है, आगे हम डिटेल में फीचर्स देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि फीचर्स क्या है। इस पीपीएफ की जो मिनिमम टेन्योर है वो 15 साल है। आप उसको आगे भी चाहो तो 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हो, और वो भी इनडिफिनिट पीरियड के लिए। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही आपको अलाउड है। आप चाहो तो लमसम में कर दो, चाहे 12 इंस्टॉलमेंट में कर दो। 100 रुपए से अकाउंट खुलता है। ये 500 रुपए मिनिमम है इन्वेस्टमेंट, लेकिन अकाउंट आप 100 रुपए से खोल सकते हो। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो जमा नहीं होगा। अगर जमा भी हो गया तो सरकार आपको 1.5 लाख तक ही टैक्स में एलिजिबिलिटी छूट भी देगी, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो भी 1.5 लाख मैक्सिमम होगा। और साल भर में एक बार जरूर जमा कराना है आपको पैसे, चाहे 500 रुपए ही जमा कराना, नहीं तो वो डीएक्टिवेट होने के चांस होते हैं। आप पीपीएफ कैश से भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो, डीडी से भी कर सकते हो, और आज के डेट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। आप कुछ अकल को आपको हो गया इसलिए आप नॉमिनेट भी कर सकते हो, अपने नॉमिनी भी बना सकते हो इसमें एट द टाइम ऑफ ओपनिंग या उसके बाद भी। ज्वाइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हो, जो आप अपने नाम से खोल सकते हो, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते इसमें। रिस्क फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, रिस्क फ्री है। एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देगा आपको। ये जितने इंस्ट्रूमेंट अभी मैं ला रहा हूं वो एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले ही ला रहा हूं अभी तो ये एफडी से ज्यादा आपको इंटरेस्ट देगा। आपकी कैपिटल प्रोडक्शन रहेगी, गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, और कोई भी रिस्क नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि 500 रुपए से आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, और अगर आपने कर भी दिया है तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और इनकम टैक्स की छूट भी नहीं मिलेगी। आप लमसम भी कर सकते हो 12 महीने के इंस्टॉलमेंट पे, एसआईपी की तरह भी कर सकते हो इसको। अभी जो रेट चल रहा है वो 7.81 चल रहा है इसका 1 अप्रैल से। ये क्वार्टरली होता है, ये रेट्स क्वार्टरली आते हैं रेट्स, और इंटरेस्ट एक ही बार पे होगा आपको साल भर में, और ये आपका कंपाउंड एनुअली होता रहेगा। ये रेट अभी कोविड की वजह से कम हुए हैं। आपने देखे होंगे एफडीज के भी, बाकी इंस्ट्रूमेंट के भी रेट्स कम हुए, तभी ये रेट्स कम हुए हैं, नहीं तो ये 8 to 9 के बीच में वेरी करता था हमेशा। तो आज की डेट में जो करंट पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ 7.1 है। इंटरेस्ट आपको 31 मार्च में मिलेगा। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन 31 तारीख नहीं होता, 5 तारीख से लेके 31 के बीच में जो लोवेस्ट आपका अमाउंट उस समय सबमिट होगा उसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे विनती है, अगर आपने इसको खोल दिया है तो 5 तारीख से पहले थोड़ा पैसा जमा करा देना, तो इंटरेस्ट आपको थोड़ा बढ़ के मिलेगा। बहुत से बैंक्स हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो, एचडीएफसी में कर सकते हो, एक्सिस में कर सकते हो, एसबीआई में कर सकते हो। और जब आप इन्वेस्ट करोगे 3 दिन के अंदर आपके पीपीएफ में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। यहाँ एसबीआई के बारे में कहा है, लेकिन आप बहुत से बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो। क्या क्या लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, पैन नंबर लगेगा, एड्रेस प्रूफ ओरिजिनल में लगेगा, मतलब कॉपी लगेगी उसकी, ओरिजिनल वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपको पीपीएफ ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड से आपको पासबुक मिल जाएगी। एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। आप चाहो तो अपने बच्चों के नाम पे खोल सकते हो, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा हो गया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक से ज्यादा अगर आपने खोल दिया तो आपका दूसरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट है वो सब आपको वापस मिल जाएगी। जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी कर रहे हैं, जीपीएफ भी कर रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत भी नहीं रहे,
वो भी पीपीएफ खोल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद एक और बेनिफिट है इसके अंदर, आप लोन ले सकते हैं। आपका जब 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप 3 से 5 साल के बीच में पहला लोन ले सकती हैं, और जो इसका इंटरेस्ट होगा वो जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होगा उसमें +2% जोड़ लेना, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है 25% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वुड बी अलाउड एज लोन। मतलब आपने तीसरे साल में रह रहे हैं तो उससे 2 साल पहले जो आपकी 25% अमाउंट है, या 5वें साल में रहे तो तीसरे साल के में जो आपका 20 अमाउंट है उसका 25% मैक्सिमम मिल जाएगा, जो 36 महीने में वापस कर सकते हैं। ये आप सोच रहे होंगे या दिमाग में आ रहा होगा यार 15 साल का ये पीरियड है तो मेरे को 3 से 5 में ही क्यों लेना है, बाद में क्यों नहीं ले सकता मैं लोन? मैं बताऊंगा क्यों नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे 2 बार आप लोन ले सकते हो। अगर आपने 3 से 5 में चुका दिया तो 6वें साल में दोबारा भी ले सकते हो आप। यू कैन टेक अ सेकेंड लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ, 6वें साल से पहले, लेकिन पहला वाला उधार चुकाने के बाद। लोन ले लिया तो दोबारा लोन लोगे तभी जब पैसा दोगे। इसमें विड्रॉल कैसे कर सकते हो, लॉक इन पीरियड है 15 साल का, 15 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो मैच्योरिटी पीरियड में। प्री मैच्योर पीरियड में मुझे जो आपको बोला कि 6 साल तक क्यों लेना है लोन, क्योंकि प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप कर सकते हो एट द एंड ऑफ 6th फाइनेंशियल ईयर या 7वें साल की शुरुआत में, इसलिए आप पार्शियल मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। इसलिए वो गवर्नमेंट ने किया कि भैया आप जब प्री मैच्योर कर सकते हो तो फालतू में इंटरेस्ट क्यों दोगे, या वापस क्यों करोगे, आप तुरंत जमा कर देना, कुछ पैसा आएगा तो। इसलिए सरकार ने वहां 6 साल तक की लिमिट लगा रखी है। प्री मैच्योर भी आपका 50%, वहां तो 25 मिल रहा था, यहाँ प्री मैच्योर भी आप ले सकते हो। 5वें साल पे प्री मैच्योर तो ले ही सकते हो आप। उसके अलावा आप 50% भी कर सकते हो 4 साल के खत्म होने के बाद भी, लेकिन कुछ वहां पे कंडीशंस है उसको आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। 15 साल के बाद आप पूरा पीपीएफ विड्रॉ कर सकते हो, वो भी टैक्स फ्री इंटरेस्ट के साथ। 1 साल में एक ही बार विड्रॉल अलाउड है, ज्यादा नहीं है। अब मैच्योरिटी हो गई तो क्या आपको विड्रॉ करना चाहिए या रुकना चाहिए? सरकार ने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो विथ इंटरेस्ट आप मैच्योर विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा है और आप बोलेंगे नहीं मुझे आगे भी करना है तो 5 साल का ब्लॉक, याद रखिएगा 5 साल, मतलब 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30। ऐसा नहीं होगा कि 15 के बाद बोलोगे 18 तक ही करूंगा मैं। 5 साल का ब्लॉक में आप सेलेक्ट कर सकते हो और फ्रेश कंट्रीब्यूशन भी उसके अंदर कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है। अगर आप 5 साल के वाले ब्लॉक में जाते हैं नए एक्सटेंडेड वाले में फ्रेश कंट्रीब्यूशन के साथ, तो आप अगर विड्रॉ करना चाहेंगे इमरजेंसी के समय में तो आपका 60% जो उस एक्सटेंडेड पीरियड की ओपनिंग में था, ओपनिंग का मतलब 15 साल के जब पीरियड खत्म हुआ था उस समय जो बैलेंस था, आप उसका 60% पैसा निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, अब नहीं आ रही होगी तो दोबारा आप वीडियो चला लीजिएगा। और अगर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ 5 साल का ब्लॉक से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, लेकिन आपके लिए रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आप जब चाहो तब आप अपना विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ साल में एक ही बार होगा। और जहां पे आप विड्रॉ करोगे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, जो बैलेंस बचेगा भी उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा मत सोचिएगा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सरकार सारे पैसे देगी आपको। अब प्रोसीजर क्या है विड्रॉ करने का पीपीएफ में? पीपीएफ में आप पर्सनली भी कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो विड्रॉ। तो इसके लिए फॉर्म सी होता है, आप उसको भर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर प्लस एक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, वो दोनों आप सबमिट कर दो। फॉर्म सी तो है ही है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ एक फॉर्म और होता है, वो दोनों आप सबमिट कर दो तो आपको 3 दिन के अंदर फंड में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। फॉर्म सी होता क्या है? फॉर्म सी 3 सेक्शन से बना होता है। सेक्शन 1 जहां पे आप डिक्लेरेशन देती हो
कि मेरा ये पीएफ नंबर है, मैंने इतना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है, हाँ इतने साल की इतने साल हो गए हैं वो अकाउंट ओपन किए, वो सारे बताने हैं। सेक्शन 2 में ऑफिस आपकी डिटेल्स को चेक करेगी, किस दिन उसने आपका पीपीएफ अकाउंट खोला था, कितना बैलेंस है उसके अंदर, कितना रिक्वेस्ट आपकी आई हुई है, कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, कितना सेंक्शन करना है, और डेट और सिग्नेचर वो मैनेजर वहां पे कर देगा। उसके बाद सेक्शन 3 होता है कि जहां बैंक आपसे पूछेगा कि आप किस मोड में लेना चाहते हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे या डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दे। अगर वो भी करना है तो आपको पीपीएफ की पासबुक की कॉपी अपने साथ लगानी पड़ेगी। क्या होगा अगर आपने इन्वेस्ट करने से भूल गए? आप भाई 15 साल का सफर है, कुछ भी हो सकता है, या तो पैसे नहीं होंगे या तो दिमाग से निकल जाएगा कि यार जमा करना था, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, डीएक्टिवेट भी हो जाएगा 50 रुपए पर ईयर के फाइन के साथ, मिनिमम 500 रुपए। आप 500 रुपए तो आपको जमा ही करना है मिनिमम, वो प्लस 50 रुपए फाइन पर ईयर के हिसाब से आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो इसको। और ये जो 50 रुपए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में चले जाएंगे। 15 साल के हाउ डू वी क्लोज, या कैसे क्लोज करें, कैसे ट्रांसफर करें या एक्सटेंड करें, ये मैंने वैसे बताया, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए कि आप 15 साल के बाद या तो आप उसको क्लोज कर दीजिए। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है किसी की, तो बैलेंस अमाउंट जो भी उसका नॉमिनी है उनको मिल जाएगा, इलीगल हेयर है जिनको मिल जाएगा, लेकिन लीगल हेयर या नॉमिनी उस अकाउंट को नहीं चला सकते, वो क्लोज हो जाएगा वहां पे। और पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे एसबीआई का है तो एसबीआई के स्टेट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर डाल के, लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होगा, लेकिन वो आदमी भी एक ही होना चाहिए। टैक्स एक्सेम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये बेनिफिट है ट्रिपल ई का, तो पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिपल ई में की कैटेगरी में फॉल करता है। 80C के अंदर आपकी डिपॉजिट्स पे आपको मिल जाएगा डिडक्शन, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो मिल जाएगा, और बाद में जब आप अमाउंट को मैच्योर कराओगे एट द टाइम ऑफ विड्रॉ, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए ट्रिपल ई बोला गया है। और आप चाहो तो अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हो, मतलब दूसरे अकाउंट से ऐसा नहीं है, एक बैंक से दूसरे बैंक से। हाँ, अगर आपने माइनर के लिए ले रखा है तो यहाँ पे आपको जो डिडक्शन है वो 3 लाख की नहीं मिलेगी कि आप फादर भी ले रहे हैं मदर भी ले रहे हैं, वो डिडक्शन 1.5 लाख रुपए ही मिलेगी, और कोई एक क्लेम कर सकता है माइनर के केस में। और अगर आपने स्पाउस के नाम पे खोल रखा है और आप पेमेंट आप भी कर रहे हो, तो जो टैक्स की डिडक्शन है, सेकेंडरी डिडक्शन, वहां पे आप क्लेम कर सकते हो, वो अलग चीज है, वो आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, टैक्स एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा, लेकिन आप वहां पे सेकेंडरी डिडक्शन कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो उसको। नॉमिनी, आप चाहो तो एक नॉमिनी बनाओ, 2 बनाओ, वहां पे आप डिसाइड कर दोगे कि इतने इस नॉमिनी को कितना शेयर मिलेगा, या 3 बनाओ, जैसा भी चाहो, एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हो आप। अगर नॉमिनी माइनर है तो आप किसी को अपॉइंट भी कर सकते हो कि जब तक ये मेजोरिटी में नहीं आता तब तक दूसरा कोई पर्सन उसको टेक केयर करेगा। पीपीएफ आज की डेट में एचयूएफ पे है ही नहीं, और ना एचयूएफ खोल सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल पे है, और वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर एनआरआई है तो 5 साल वाली शर्त पूरी करेगा तभी। एक मैंने आपको बोला था कि मैं एक टैक्स प्लानिंग इसके अलावा ही बताऊंगा जो एडिशनल बेनिफिट होगा। वो टैक्स प्लानिंग क्या है? मान लीजिए आपने पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चे के नाम पे खोला, बच्चा 18 साल का हो गया, वो अपने नाम पे ले सकता है फंड को, तो जो इसकी इनकम आएगी, टैक्स फ्री इनकम होगी उसकी, वो उसकी खुद की इनकम होगी, आपकी इनकम नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेट सपोज दैट आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने 1,10,000 जैसे भी आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से कर दिया, जब वो 15 साल या 20 साल के एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी आएगा वो, तब तक उसके पास एक बड़ा सा कॉर्पस हो जाएगा,
वो भी टैक्स फ्री, आप उसको बिना कुछ किए ट्रांसफर हो गया, वो ना गिफ्ट टैक्स में बसना है ना किसी चीज में बसना है आपका, और उसकी वो सेपरेट इनकम मानी जाएगी। आप ये बोल सकते हो कि बिना नौकरी किए हुए, एक एग्जांपल लेना होगा, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और 20 साल का ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट चल रहा है, तो बिना नौकरी किए हुए वो 5-6 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमा रहा होगा, जो एक नए युवा के लिए बहुत बड़ी इनकम होती है। जो जॉब की इनकम होगी वो तो अलग होगी, लेकिन उसके अलावा भी ये एडिशनल कमा सकता है। और इसीलिए इसको बोला भी जाता है कि आइडियल फंड फॉर चाइल्ड फ्यूचर, उसके अपनी एजुकेशन या फ्यूचर की नीड के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रॉन्स क्या है, कॉज भी क्या है, क्या एडवांटेज है या कि क्या एडवांटेज है। एक मिनट, मैं इसको एडवांटेज लिख देता हूँ। पीपीएफ उनके लिए अच्छा है जो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं करते या ईपीएफ नहीं करते, क्योंकि ईपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन तब भी चाहे तो वो यहाँ खोल सकते हैं। और टैक्स एग्जेम्पशन और ट्रिपल ई वाली फैसिलिटी है, ये मैंने आपको बता दिया। और कोर्ट से आपको अगर मान लीजिए किसी ने इंस्टॉलमेंट कर दिया, तब भी ये पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि 15 साल का लॉक इन पीरियड है और विड्रॉ भी साल में एक ही बार कर सकते हैं। यही डिसएडवांटेज है, जो बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं यार कि कौन फंसे 15 साल में, इसलिए लोग पीपीएफ करते भी नहीं, और इसीलिए पॉपुलर होते हुए पॉपुलर नहीं है। लोग जानते जरूर हैं लेकिन करते नहीं है। और दूसरा, लोग सोचते हैं कि 16-16 साल का पैसा फंसाएंगे तो किसी और में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, लेकिन आपको याद रखना चाहिए गवर्नमेंट गारंटी के साथ है। जो शायद मार्केट में जिन्होंने 15 साल पहले लगाया होगा, आज की मार्केट डाउन है, तो उसको बेनिफिट तो हो रहा होगा नो डाउट, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। उसे अच्छा तो यही लगा लो आप, टेंशन फ्री तो रहोगे। चलिए अब क्विक रिकैप देखते हैं कि पीएफ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है। जो मैंने अभी तक बताया ऊपर, उसका बस एक रिकैप देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ने ऑफर्ड की हुई है, सिक्योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ऑफ एवरीवन। मिनिमम डिपॉजिट जो है यहाँ 500 रुपए है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट सेविंग, आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी इसके इन्वेस्टमेंट पे है। रिस्क फ्री रिटर्न है और किसी पे मार्केट की वोलेटिलिटी पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका। इनकम टैक्स की डिडक्शन रेट टीसी की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 15 साल का। नोट्स और एडवांसेस दोनों मिल जाते हैं इसके अंदर। 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से चालू हो सकता है। आप अगर आगे भी करना चाहो तो अनलिमिटेड एक्सटेंशन ले सकते हो 5-5 साल के ब्लॉक में, अप टू मैच्योरिटी पीरियड है, जब भी आप चाहो। और 7 साल के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो। अब लास्ट में कंक्लूजन देने का टाइम आ गया है मेरे को कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप टैक्स के साथ रिस्क को बचाते हुए कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए पीपीएफ बेहतरीन है। अगर आप हाई रिस्क टेकर नहीं है, कंजर्वेटिव या मॉडरेट इन्वेस्टर है, अप्रोच किए है, जो सेविंग भी चाहते हैं, रिस्क भी नहीं जाना चाहते, तो पीपीएफ बेस्ट है। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर भी हैं तो भी पीपीएफ बेस्ट है अगेंस्ट द रिस्की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और शेयर्स। अब आपको नहीं सोचा नहीं रिस्क तो लेना ही लेना है तो डूबो भैया, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे बिना रिस्क के भी आप खेल सकते हो लंबी पारी में। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा लेकिन टेंशन नहीं रहेगी कभी। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका। और लिक्विडिटी को ध्यान देखते हुए आपको जो इस समय इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक बार पैसा फंसेगा तो 15 साल के लिए फंसेगा, तो उस लिक्विडिटी को देखते हुए आपके लाइफ टाइम गोल क्या क्या अचीवमेंट है करने हैं आपको, क्या आपके लाइफ गोल हैं, कितना रिस्क आप बियर कर सकते हो, वो सब चीजें देखते ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरी यही राय है, यही कंक्लूजन है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसके बारे में देखिए,
अगर आपको कोई जानकारी और भी लेनी है तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू। आप मुझे भी मेल कर सकते हैं और साथ में आप अपने नियर बैंक के ब्रांच पे चले जाइए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या आपके कोई फ्रेंड होंगे तो उनसे आप भी आप पता कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मेरे को सेविंग वाले पे भी लाना है, मुझे याद है, वो भी आएगी बहुत जल्दी, कि कैसे पैसे सेव करें उस पे ले आऊंगा, और क्रेडिट कार्ड भी लाऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद देखते हैं। मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सोच रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वीक तो मैं सोच रहा हूँ इनकम के ऊपर बात करूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी सोच रहा हूँ कि वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोग अगर बताइएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार मुझे या तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा यूट्यूब के, या इंस्टाग्राम पे डाल दीजिएगा, या फिर मुझे मेल भी कर दीजिएगा, तो मैं एक बार देख लूंगा, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। ओके, बाय, चलिए नमस्कार, मिलते हैं बाद में, खुश रहिए।